सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। इसके अंदर हम एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे बेसिक्स यानी कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप दूसरी वीडियो देख सकते हो इसी पार्ट की, अगर इसी चैप्टर की। अगर आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट करने हैं, सारे के सारे बेसिक्स पढ़ने हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो इस वाली वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो आपके सारे के सारे बेसिक्स कवर हो जाएंगे। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। देखो, ये जो है ये हमारी फर्म है और ये फर्म क्या करती है ना, ये बिजनेस करती है। क्या करती है? फर्म बिजनेस करती है। इस बिजनेस की हेल्प से क्या होता है? प्रॉफिट होता है फर्म को, और फिर ये प्रॉफिट जितने भी इस फर्म के पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। इस तरीके से हमारी क्या चलती है? पार्टनरशिप चलती है। सबसे पहले ये क्या होती है? एक बिजनेस होता है। बिजनेस क्या करता है? बिजनेस एक फर्म होती है, वो क्या करती है? बिजनेस करती है। उस बिजनेस को क्या करते हैं हम? प्रॉफिट कमाने के लिए यूज़ करते हैं। और फिर जब वो प्रॉफिट कमा लेता है तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं? उस प्रॉफिट को आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि यार ये जो हमने चार्ट बनाया है जिसके अंदर एक बिजनेस है, प्रॉफिट हो रहा है और पार्टनर्स आपस में बांट रहे हैं, उसके अंदर सपोज एक पार्टनर और आ जाए, यानी कि एक पार्टनर का एडमिशन हो जाए, या फिर एक पार्टनर रिटायर हो जाए, या फिर एक पार्टनर की डेथ हो जाए। ऐसा कुछ अगर किसी भी पार्टनर के साथ होता है तो क्या ये जो फर्म है जो बिजनेस कर रही है इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है? फिर से सुन लो, अगर ये जो पार्टनर्स है इनमें से किसी के साथ भी कुछ ऐसा हो जाए कि एक नया पार्टनर आ जाए, यानी कि पार्टनर का एडमिशन हो जाए, या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो क्या ये जो फर्म है और ये जो प्रॉफिट कमा रही है इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है? इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नो इफेक्ट। मैंने यहाँ पर लिख दिया नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा एडमिशन है, रिटायरमेंट है और डेथ है, इन सब की वजह से जो फर्म प्रॉफिट कमा रही है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब दूसरा सवाल मेरे पास आता है, सपोज ये जो बिजनेस है या फिर ये जो प्रॉफिट कमा रहा है, सपोज इसने ये कमाना बंद कर दिया। क्या आ गया? बिजनेस जो है आपका क्लोज हो गया और आपका कोई भी प्रॉफिट अब नहीं कमाया जा रहा पार्टनरशिप में। ये जो आपका बिजनेस है ये क्या हो गया? क्लोज हो गया और आपका कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया जा रहा पार्टनरशिप के अंदर। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यार अगर हमारा कोई भी बिजनेस नहीं कमाया जा रहा, हमारा कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो ये पार्टनर्स है, क्या इनका कुछ काम बचा है? इनके ऊपर कोई इफेक्ट आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। इनके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा कि ये जो पार्टनरशिप है ये खत्म हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये वाली पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। तो अभी तक हमने क्या समझा? हमने देखा कि यार यहाँ पे ना एक पार्टनर, एक बिजनेस है, इस बिजनेस से हम क्या करते हैं? प्रॉफिट कमाते हैं और ये पार्टनर्स में आपस में बांट लेते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि अगर सपोज यहाँ पर एक नया पार्टनर आ गया, एक और पार्टनर आ गया, या फिर एक पार्टनर रिटायर हो गया, ये रिटायर हो गया, या फिर एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो ये जो पार्टनर्स के होने की वजह से इस वाले बिजनेस के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा? आपने बोला कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। प्रॉफिट कमाने पर कोई इफेक्ट आएगा? आपने बोला कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया नो इफेक्ट। फिर मैंने आपसे पूछा कि अगर ये जो बिजनेस है या फिर ये जो प्रॉफिट ये बिजनेस कमा रहा है, ये बिजनेस क्लोज हो जाता है और अब कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा, कौन सा? ये वाली फर्म, तो इसकी वजह से इन पार्टनर्स के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा? आपने बोला बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, कोई बिजनेस ही नहीं होगा, तो ये पार्टनर्स क्या करेंगे एक साथ पार्टनरशिप में रह के? तो इनकी पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी, यानी कि इतनी इनकी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो अगर मैं इस वाले एरिया को एक साथ रखूं और इस वाले एरिया को एक साथ रखूं, तो इस वाले एरिया को मैं बोलता हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप।
और इस वाले एरिया को बोलता हूँ जिसकी वजह से बिजनेस के बंद होने की वजह से जो पार्टनरशिप है वो भी खत्म हो गई, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये हो गया आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये हो गई आपकी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कभी कभी एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि आपके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि ये जो एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, यानी कि ये जो पार्टनरशिप के अंदर कोई भी चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। लेकिन अगर बिजनेस के बंद होने की वजह से, प्रॉफिट ना होने की वजह से पार्टनरशिप भी बंद हो जाती है, क्या हो जाती है, डिसोल्व हो जाती है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे पार्टनरशिप क्या हो जाती है, डिसोल्व हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये हुआ किसकी वजह से, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की वजह से, फर्म के बंद होने की वजह से, और पार्टनरशिप में चेंज आने को क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमारी जो फर्म है वो डिसोल्व होती है तो हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये हमारी बैलेंस शीट है, इसके अंदर यहां पर कुछ हमारे पास लिखी होती है लायबिलिटीज, इधर कुछ हमारे पास लिखी होती है एसेट, और इधर की साइड हमारे पास लिखा होता है पार्टनर्स की कैपिटल। इस तरीके से हमारे पास लिखा होता है। तो जब हमारी फर्म क्या होती है, क्लोज होती है, जब हमारी फर्म क्लोज होने वाली होती है तो हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारी जो एसेट है उनको सेल कर देते हैं, एसेट को क्या कर देते हैं, हम सेल कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो लायबिलिटीज हैं उनको पे ऑफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पे ऑफ, यानी कि जो हमारे थर्ड पार्टी का पैसा है उसको हमें देना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें हम पे ऑफ कर देते हैं। और लास्ट में जो हमारे पास कैपिटल है उसको भी हम पे ऑफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पे ऑफ कर देते हैं। ये किसको पे ऑफ करते हैं, पार्टनर्स को, और ये किसको करते हैं, थर्ड पार्टीज को। तो इस तरीके से हमारी पार्टनरशिप क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसेट को सेल करते हैं, इस वाली एसेट को क्या करते हैं, हम सेल करते हैं। उसके बाद इस एसेट को सेल करने के बाद हम लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं। जो बचा हुआ पैसा होता है वो कैपिटल की फॉर्म में पार्टनर्स अपने घर ले जाते हैं। सपोज यहाँ पे कोई पैसा नहीं बचा या फिर पार्टनरशिप क्या हो गई, लॉस में हो गई। सपोज एसेट बेचने के बाद भी जो हमारी लाइबिलिटी है वो पे ऑफ नहीं हो पाई, तो कैपिटल की फॉर्म में क्या होगा, कुछ भी पार्टनर्स घर नहीं ले जाएंगे। कभी कभी पार्टनर्स को ब्रिंग भी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ब्रिंग करना पड़ेगा। भाई पार्टनरशिप के पास पैसा नहीं है तो कौन लेके आएगा, पार्टनर्स लेके आएंगे, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसेट को सेल करते हैं, लाइबिलिटी को पे ऑफ करते हैं उसके बाद, और उसके बाद लास्ट में हम क्या कर देते हैं, कैपिटल को पार्टनर्स को बांट देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं, अगर हम एसेट को सेल करते हैं, क्या करते हैं, एसेट को सेल करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या करते हैं। अगर हमने सपोज एसेट को सेल किया तो हम उसकी जनरल एंट्री क्या करते हैं, ठीक है। अगर हमने एसेट को सेल किया तो सबसे पहले हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, साइकिल हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, कार हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। तो जब हमारे बैंक के अंदर पैसे आते हैं किससे, एसेट से, तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला सपोज जो हमारी एसेट थी वो जो हमारे बुक्स के अंदर थी 1 लाख रुपए की थी, हम मान के चल रहे थे जो हमारी बिल्डिंग है 1 लाख रुपए की है। जब हम मार्केट के अंदर उसको बेचने निकले तो हमें मैक्सिमम 90,000 रुपीज़ मिल पाए। कितने मिल पाए, 90,000 रुपीज़ मिल पाए, यानी कि 10,000 रुपीज़ का क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। तो अब इस लॉस को हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, 10,000 रुपीज़ का क्या हो गया, हमको लॉस हो गया। तो इस लॉस को लिखने के लिए हम ये जो हमारी एंट्री है उसको 2 पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले तो हम करते हैं बैंक सबसे पहले हम करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट, और दूसरा हम करते हैं बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन। हमने क्या किया,
हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ एक नया अकाउंट बनाया, क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से जो भी हमें प्रॉफिट और लॉस होता है वो हम निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या निकाला, हमने सबसे पहले लिखा रियलाइजेशन टू एसेट और यहाँ लिखा बैंक टू रियलाइजेशन। ये एंट्री मैंने कैसे बनाई, देखो सबसे पहले बैंक को हटा के मैंने यहाँ पे रियलाइजेशन लिख दिया, तो ये पहली वाली एंट्री हो गई। दूसरा, मैंने यहाँ पर एसेट को हटा के रियलाइजेशन लिख दिया, टू रियलाइजेशन, तो ये दूसरी एंट्री हो गई। बस मैंने क्या किया है, रियलाइजेशन नाम का एक नया अकाउंट बनाया है, ठीक है। तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई, जो हम क्या करते हैं, एसेट को सेल करने के टाइम पर करते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन टू एसेट, उसके बाद बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी जनरल एंट्रीज को एक एक करके देखते हैं। तो जब हम एसेट्स को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एसेट को, तो हम क्या लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट। और जब हमको पैसे मिलते हैं, जब हम एसेट को सेल करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब देखते हैं कि लाइबिलिटी के केस में हम क्या करते हैं। तो दूसरा आता है हमारे पास, जब हम लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं। क्या करते हैं, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं। अगर हम लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटीज जो भी हमारी क्रेडिटर्स होंगे या जो भी हमारे होंगे, टू बैंक अकाउंट, लाइबिलिटीज टू बैंक अकाउंट, ये क्या हो जाएगी, हमारी पहली एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब इस केस में भी सपोज हमारी जो लाइबिलिटी थी वो थी 10,000 रुपये की, हमें जो पैसे पे करने पड़ गए वो 9,000 रुपये पे करने पड़ गए, तो 1,000 रुपये का हमें क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसकी वजह से हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये निकालने के लिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो लाइबिलिटीज़ में से बैंक को काटेंगे और टू रियलाइजेशन नीचे लिख देंगे। तो सबसे पहली एंट्री हो जाएगी लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। इसके बाद रियलाइजेशन हो गई, अब बैंक की लिखेंगे, लाइबिलिटी को काटेंगे और ऊपर रियलाइजेशन लिखेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। तो ये दो एंट्री हमारी हो गई, किस केस में, लाइबिलिटी के केस में। तो ये वाली भी अपनी जनरल एंट्रीज में हम देख लेते हैं। जब हमने लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया तो हमारी एंट्री क्या हुई, हमारी एंट्री हुई लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन। और जब हमने पेमेंट की लाइबिलिटीज की तो क्या हुई, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। तो अभी तक हमने 4 एंट्रीज पढ़ी है। सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी है, अगर हम एसेट को ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन टू एसेट, और जब एसेट को हम बेचते हैं हमें पैसा मिलता है, तो बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद जब हम लाइबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं तो लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, और जब हम लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब और एंट्रीज कुछ हम देखते हैं। अब कभी कभी क्या होता है ना, ये जो फर्म है हमारी, इसके अंदर सपोज ये पार्टनर है। अब इस पार्टनर को ना, फर्म के पास एक एसेट थी, क्या थी, फर्म के पास एक एसेट थी। अब इस पार्टनर को सेम एसेट चाहिए थी अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये पार्टनर बोलता है कि यार मैं बाहर जाके कहाँ खरीदूंगा, एक काम करो, ये जो एसेट है ना ये मुझे दे दो, ये एसेट मुझे दे दो, और इसके बदले में मुझसे पैसे ले लेना। इसके बदले में क्या ले लेना, मुझसे पैसे ले लेना। तो ये क्या हो जाता है, कभी कभी ना जो फर्म की एसेट होती है उसको कौन ले लेता है, पार्टनर्स ले लेते हैं, यानी कि पार्टनर्स अपने पास रख लेते हैं, किसको, फर्म की एसेट को। तो उस केस में हमारी क्या एंट्री होती है, सपोज किसी एसेट को क्या रख लिया पार्टनर ने रख लिया, तो हम क्या करते हैं, सपोज हमारी एसेट सेल होती है तो हम करते हैं बैंक टू रियलाइजेशन। ये कब होती है, जब हम बैंक में सेल करते हैं, यानी कि कैश की फॉर्म में किसी थर्ड पार्टी को सेल करते हैं। अब हम किसको दे रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं, तो हम बैंक की जगह क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जितना पैसा हमें चाहिए हम पार्टनर की कैपिटल से चार्ज कर लेंगे। वैसे नॉर्मली हम यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं बैंक अकाउंट, क्योंकि हमें कैश की फॉर्म में पैसा मिलता है। अब हमें कैश की फॉर्म में नहीं मिलेगा, हम किससे चार्ज कर लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर की कैपिटल अकाउंट आएगा, जो पार्टनर एसेट लेगा उसका कैपिटल अकाउंट आएगा, ऑफ कोर्स। इसी तरीके से सपोज ये हमारी फर्म है और इसकी कुछ लायबिलिटी है, इसकी क्या है, कुछ लायबिलिटी है। अब ये वाला पार्टनर आता है, ये बोलता है कि यार एक काम करो, ये जो लायबिलिटी है ना, सपोज क्रेडिटर को 10,000 रुपये देने हैं, ये जो 10,000 रुपये है ये तुम मुझे दे दो,
और वो जो लाइबिलिटी है वो मैं सेट ऑफ कर दूंगा। यानी कि ये जो 10,000 रुपये तुम्हें लाइबिलिटी के फॉर्म में देने हैं ना क्रेडिटर को, लाइबिलिटी कोई भी हो सकती है, एक्सपेंस हो सकता है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है, तो जो भी पैसा तुम्हें देना है तुम मुझे दे दो और मैं दे दूंगा। एक तो फर्म वैसी कम हो रही है, वहाँ इतना काम होगा तो तुम्हारा ये काम मैं कर देता हूँ, तुम मुझे पैसे दे देना और मैं वहाँ पर पैसे दे दूंगा। तो अगर हम लाइबिलिटी को पे ऑफ करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। लेकिन इस बार हम किसको पैसे दे रहे हैं, इस बार बैंक के फॉर्म में पैसे नहीं दे रहे, इस बार कैपिटल की फॉर्म में दे रहे हैं, यानी कि पार्टनर को पैसा दे रहे हैं। तो पार्टनर के केस में हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर दूसरी एंट्री क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाम की हमारी एंट्री आ जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है, क्रेडिटर सेटल बाय एसेट। क्रेडिटर सेटल बाय एसेट क्या होता है देखते हैं। ये हमारी फर्म है और इसका एक क्रेडिटर है, क्या है, क्रेडिटर है। अब इस क्रेडिटर को ना हमें लगभग 1 लाख रुपए देना है। कितने रुपए देने हैं, 1 लाख रुपए हमें क्रेडिटर को देने हैं। और हमारे पास एक एसेट है 1 लाख रुपए की। क्या है, हमारे पास एक एसेट है कितने की, 1 लाख रुपए की। क्या बोल क्या, हमारे पास एक एसेट है कितने की, 1 लाख रुपए की। तो ये क्रेडिटर बोलता है एक काम करो, तुम मुझे कैश में पैसे मत दो, तुम मुझे एसेट दे दो। क्या दे दो, हाँ तुम मुझे एसेट दे दो। भाई तुम्हें मुझे 1 लाख रुपए कैश में देना था, कंपनी ने बोला हाँ देना तो था। तो इसने बोला कि तुम मुझे 1 लाख रुपए कैश में मत दो, एक काम करो मुझे डायरेक्टली जो तुम्हारे पास एसेट है ना 1 लाख रुपए की, वो वाली एसेट दे दो। कितने की है, 1 लाख रुपए की। तो हम क्या करते हैं, जैसे क्रेडिटर हो गया, हमारी कुछ लाइबिलिटी हो गई, हम बोलते हैं यार हमारे पास एसेट है, हम उसे बेचने निकलेंगे, उसके बाद पैसे लाएंगे, वो पैसे तुम्हें देंगे। एक काम करते हैं हम डायरेक्टली, तुम हमसे एसेट ले लो। तो कभी कभी क्रेडिटर मान जाते हैं, कभी कभी कोई और लाइबिलिटी होती है वो मान जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उनको एसेट दे देते हैं, उसे हम बेचने नहीं निकलते, हम डायरेक्टली एसेट दे देते हैं किसी भी क्रेडिटर को वगैरह को। ठीक है, अब इसकी फॉर्म में हमारे पास 4 केसेस आते हैं। यहाँ मैं इसे छोटा सा लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास 4 केसेस आते हैं। सबसे पहला तो हमारे पास क्या है, क्रेडिटर का पेमेंट हमें करना है 1,20,000 रुपए। हमारे पास 1 लाख रुपए की एसेट है, हमने उसे 1 लाख रुपए की एसेट दे दी और उसने फुल सेटलमेंट कर लिया। अब यहाँ पे फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है, एक एक करके दोनों चीजों को समझते हैं। तो ये कौन सा है, हमारा केस 1। ठीक है, तो केस 1 के अंदर क्या हुआ है, जो हमारे क्रेडिटर हैं हमें उन्हें पैसे देने थे 1,20,000 रुपीज़। कितने देने थे, 1,20,000 रुपीज़। और ये जो हमारे क्रेडिटर है इसकी जगह हमने इसको एसेट दे दिया, कितना, 1 लाख। अब आप सोचोगे यार यहाँ पर जो 20,000 रुपये हैं वो हम इसको कैसे देंगे। भाई हमें कितने देने थे, 1,20,000 रुपये देने थे और हमने दिए कितने हैं, 1 लाख रुपए दिए हैं। तो 20,000 रुपये हम कैसे देंगे पार्टनर को। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि यार ये जो पार्टनर है ना, सॉरी ये जो क्रेडिटर है ना, इसने क्या कर लिया, फुल सेटलमेंट कर लिया। इसने बोल दिया कि यार एक तो तुम्हारी फर्म वैसे ही बंद हो रही है, एक काम करो ये जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपये हैं ये तुम मुझको मत देना। इसका मतलब क्या होता है, फुल सेटलमेंट। इसका मतलब क्या होता है, फुल सेटलमेंट। तो फुल सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जो ये क्रेडिटर है इसने बोला कि यार तुम मुझे 1 लाख की एसेट दे रहे हो, ठीक है, तुम्हें मुझे कितना देना था, 1,20,000 रुपये देना था। एक काम करो ये जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपये है ना मत दो मुझे ज़रूरत नहीं है। एक तो तुम्हारी फर्म वैसे ही बंद हो रही है, तुम्हारे पास पैसे वैसे ही नहीं होंगे, ऊपर से 20,000 रुपये मुझे, चलो छोड़ो मत दो। तो इसने क्या कर लिया, फुल सेटलमेंट कर लिया कम पैसों के अंदर ही। इसने क्या कर लिया, कम पैसों के अंदर ही फुल सेटलमेंट कर लिया। 1,20,000 देने थे, हमने इसे कितने दे दिए, 1 लाख रुपए दे दिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनकी एंट्रीज क्या होती है। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता है, हाँ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है हमारी, क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, कितनी, 1,20,000। कितनी हो गई, 1,20,000 हो गई। ठीक है, इसके बाद सपोज एक बार मान लेते हैं कि हमें इसकी पेमेंट किस में करनी थी, बैंक में करनी थी। किस में करनी थी, बैंक में करनी थी। तो हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम बोलते हैं रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, यानी कि 1,20,000 रुपये। हमें अगर बैंक में इसकी पेमेंट करनी होती तो हमें ऐसे करनी पड़ती। ठीक है, और अब एसेट की कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन टू एसेट, कितने की, 1 लाख रुपए की। यहाँ पर जो हमने पेमेंट की है ये कितनी की है, 1 लाख रुपए की है।
1 लाख की क्यों की है भाई? देखो हमारे क्रेडिटर कितने थे, 1,20,000 रुपये थे। ये वाली कितने थे, 1,20,000 रुपये थे। इन्होंने बोला 20,000 रुपये तुम मुझे मत दो, 20,000 रुपये तुम मुझे मत दो, तो हमें इन्हें कितने देने पड़ते, केवल 1 लाख रुपये देने पड़ते। तो पेमेंट कितने की करनी पड़ती, 1 लाख की करनी पड़ती। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, बैंक टू रियलाइजेशन कितना, 1 लाख। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारी ये जो क्रेडिटर टू रियलाइजेशन है, यानी कि लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन है, ये वाली एंट्री हमने ऊपर पढ़ ली। क्या पढ़ ली, लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, यानी कि ये एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कोई एंट्री अगर हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो दोबारा थोड़ी ना करेंगे, तो ये एंट्री हम नहीं करेंगे। क्या, लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, क्यों, क्योंकि हम ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम रियलाइजेशन टू एसेट देखें तो ये भी हम क्या कर चुके हैं, तो इसका मतलब हम रियलाइजेशन टू एसेट भी कर चुके हैं। अगर हम एक बार कर चुके हैं तो दोबारा से थोड़ी ना करेंगे, तो इस बार हम ये वाली एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये वाली जो एंट्री है और ये वाली जो एंट्री है, अगर आप देखोगे तो ये एक दूसरे की इक्वल है, यानी कि ये जो रियलाइजेशन है इससे ये वाला रियलाइजेशन कट जाएगा, और ये जो हमारा बैंक अकाउंट है इस बैंक अकाउंट से ये वाला बैंक अकाउंट कट जाएगा। पहले वाले रियलाइजेशन से क्या हो गया, इस रियलाइजेशन से ये वाला रियलाइजेशन कट गया। क्यों, क्योंकि इनका जो अमाउंट था इसका भी 1 लाख था और इसका भी 1 लाख था। ठीक है, इसके बाद इस वाले बैंक से इस वाला बैंक कट गया। क्यों, क्योंकि इसका भी अमाउंट 1 लाख था, इसका भी अमाउंट 1 लाख था। अब आप देखो ये वाली एंट्री तो हमें करनी नहीं थी, ये वाली एंट्री हमें करनी नहीं थी दोनों, क्योंकि हम ऊपर कर चुके, ये दोनों एंट्रीज कट चुकी है। तो यहाँ पर एट द एंड क्या आ जाएगा, नो एंट्री का केस आ जाएगा। इसका मतलब अगर कभी भी हम क्रेडिटर को कोई भी एसेट देते हैं तो उस केस में हम कोई भी एंट्री नहीं करते, तो उस केस में हम क्या करते हैं, नो एंट्री करते हैं। तो मैंने प्रॉपरली आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, उसके बाद बताया कि नो एंट्री हम क्यों करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले तो पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, फिर बताया कि नो एंट्री करते हैं। मेरे लिए आसान होता नो एंट्री बताते था डायरेक्टली, आप भी खुश हो जाते, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होता। तो सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया कि हम नो एंट्री क्यों करते हैं। तो अगर कभी भी हम क्रेडिटर को एसेट दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो एक्सेस पैसा है अब हमें उसे नहीं देना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में नो एंट्री का केस हमारा बन जाता है। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं, 1,20,000, 1,20,000। इसका मतलब हमारे क्रेडिटर कितने रुपए के थे, जो हमारे क्रेडिटर थे उनको हमें 1,20,000 रुपये पे करने थे। हमने उसे एसेट कितने की थी, 1,20,000 रुपये की हमने उसे एसेट दी। इसका मतलब क्रेडिटर और एसेट दी तो इसका कोई डिफरेंस बचा, कोई भी डिफरेंस नहीं बचा। इसका मतलब यहाँ पर फुल सेटलमेंट की जरूरत हुई, यहाँ पे तो कुछ भी फुल सेटलमेंट की जरूरत नहीं है। 1,20,000 देने थे, 1,20,000 की हमने एसेट दे दी, इसका मतलब तो हमने क्या कर दिया, फुल सेटलमेंट कर दिया ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब इसकी एंट्री हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रेडिटर टू रियलाइजेशन कितना, 1,20,000 और 1,20,000। इसके बाद रियलाइजेशन टू बैंक कितना, 1,20,000, क्योंकि 1,20,000 ही हमने इस बार पे किया है। ठीक है, इसके बाद एसेट की क्या करते हैं, सबसे पहले रियलाइजेशन टू एसेट, कितने की एसेट, 1,20,000 की है, और यहाँ पर भी 1,20,000 की है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन, 1,20,000 और 1,20,000। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन टू एसेट हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं। क्या, लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन ऑलरेडी कर चुके हैं और रियलाइजेशन टू एसेट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये दोनों हम एंट्री दोबारा करेंगे नहीं, दोबारा तो नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये रियलाइजेशन इस रियलाइजेशन से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1,20,000 है, यहाँ पर भी 1,20,000 है। ठीक है, और ये जो बैंक अकाउंट है इस वाले बैंक अकाउंट से कट जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 1,20,000 है, यहाँ पर भी 1,20,000 है। तो ये केस भी आपका कौन सा बच जाएगा, नो एंट्री का। ये केस भी आपका कौन सा बन गया, नो एंट्री का केस बन गया, यानी कि इस केस में भी अब आप कोई एंट्री नहीं करोगे। तो अगर कभी भी आप देखो कि अगर कभी भी आपसे बोला जाए कि हमने क्रेडिटर को एसेट दी है, क्या दी है, एसेट दी है, और वो भी फुल सेटलमेंट में,
क्या दी है, हमने क्रेडिटर को एसेट दी है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया था, 1,20,000 के क्रेडिटर, 1 लाख की हमने एसेट दे दी, किस में दे दी, फुल सेटलमेंट में दे दी। तो कुछ नहीं सोचना, नो एंट्री लिख के आ जाना है डायरेक्टली, नो एंट्री। अगर आपको यहाँ पर 1,20,000 और 1,20,000 दे दिए, क्रेडिटर को 1,20,000 देने थे, 1,20,000 की हमने एसेट दे दी, फुल सेटलमेंट में दे दी 1,20,000 और 1,20,000, तो ऑटोमेटिकली फुल सेटलमेंट हो गए। नहीं लिख के दिया तो हम ऑटोमेटिक मान लेंगे, लिख के दे दिया तो बहुत बढ़िया बात है। तो फुल सेटलमेंट में यहाँ पर भी क्या हो गई, नो एंट्री। तो इन दोनों केसेस में क्या हो जाएगी हमारी, नो एंट्री के केसेस यहाँ पर बन जाएंगे। लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि क्यों नो एंट्री आती है, ये वाला लॉजिक यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास आता है केस 3। केस 3 के अंदर क्रेडिटर थे 1,20,000, इस बार हमने एसेट दी है 1 लाख की, लेकिन इस बार हमने फुल सेटलमेंट नहीं किया। इस बार हमने क्या नहीं किया, फुल सेटलमेंट नहीं किया। तो देखते हैं इस केस में हमारा क्या होता है। केस 3 हमारे पास है, हमारे पास क्रेडिटर कितने थे, क्रेडिटर थे 1,20,000 के, और हमारे पास एसेट हमने उन्हें कितने की दी है, 1 लाख की एसेट दी है। तो यहाँ पर हमारे 20,000 रुपये, इस बार क्या हमने फुल सेटलमेंट कर लिया 20,000 रुपये का, नहीं। तो इसका मतलब इस बार हमें 20,000 रुपये क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। पे बाय किससे पे करेंगे, बैंक से पे करेंगे। क्या करने पड़ेंगे, ये वाले बैंक से हमें पे करने पड़ेंगे। कौन से, ये वाले 20,000 रुपये, ठीक है। इतना समझ गए हम, बिल्कुल समझ गए। अब इनको पे करने की देखते हैं कि कैसे कैसे हम पे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, क्रेडिटर टू रियलाइजेशन कितना हो गया, 1,20,000 रुपये। यहाँ पर भी कितना हो गया, 1,20,000 रुपये हो गए, ठीक है। इसके बाद ये जो रियलाइजेशन है इसकी हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो रियलाइजेशन टू क्या हो गई, बैंक हो गई कितनी, 1,20,000 रुपये और 1,20,000 रुपये। यहाँ पे हमने इन दोनों की पेमेंट कर दी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एसेट के साथ भी कर लेते हैं। एसेट के साथ क्या हुआ है, एसेट के साथ हमारा हुआ है रियलाइजेशन टू एसेट कितने की, 1 लाख रुपए की, और यहाँ पर कितने की हुई है, 1 लाख रुपए की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारे साथ हुआ है बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन कितने का, 1 लाख रुपए का और 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब मैं आपसे क्या बोलता हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ कि यार ये जो एंट्री है ना, ये वाली जो एंट्री है इसको 2 पार्ट में हम तोड़ लेते हैं। कैसे, रियलाइजेशन टू बैंक, पहले लिखते हैं 1 लाख रुपए और यहाँ पर लिखते हैं 1 लाख रुपए, और यहाँ पर हम इसको तोड़ लेते हैं रियलाइजेशन टू बैंक, पहले लिखते हैं 20,000 रुपये और दोबारा लिखते हैं 20,000 रुपये। हमने किया क्या यहाँ पे, तोड़ने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, तोड़ने का मतलब सिंपल है, तोड़ने का मतलब हमने यहाँ पर इस वाली चीज़ को 2 पार्ट्स में तोड़ लिया है। कैसे तोड़ा, देखो 1,20,000 रुपये टोटल था, यहाँ पर 1,20,000 रुपये आपको क्या दिख रहा है, टोटल दिख रहा है। 1 लाख हमने यहाँ लिख दिया, 20,000 यहाँ लिख दिया, यानी कि हमने एंट्री को तोड़ा है, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब पहली वाली एंट्री तो हम करते ही नहीं है क्योंकि ऊपर कर चुके हैं, हम अभी तक देखते आ रहे हैं। इसके बाद हम ये सेकेंड वाली एंट्रीज को क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो इस रियलाइजेशन से ये रियलाइजेशन कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी 1 लाख रुपये का है, ये भी 1 लाख रुपये का है, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। इस बैंक से ये वाला बैंक कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी 1 लाख रुपए का है, ये भी 1 लाख रुपए का है, ठीक है। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। अब हमारे पास क्या हुआ, सिर्फ ये वाली एंट्री हमारे पास बची, कौन सी, ये वाली एंट्री हमारे पास बची। तो इसको ही हम क्या मान लेंगे, इसको ही हम मान लेंगे फाइनल एंट्री, इसको ही हम क्या मान लेंगे, फाइनल एंट्री मान लेंगे। तो अगर कभी भी हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन टू बैंक यहां पर करते हैं, लेकिन डिफरेंस अमाउंट से, डिफरेंस अमाउंट से, डिफरेंस अमाउंट कौन सा होता है, वो अमाउंट जो कि एक्चुअल में हमें पे करने के लिए बच गया था। डिफरेंट अमाउंट यहाँ पे कौन सा है, 20,000 रुपये। इसका मतलब इस केस में डिफरेंट अमाउंट कौन सा था, इस केस में हमें 1,20,000 क्रेडिटर को पे करने थे, 1 लाख की एसेट दे दी, तो 20,000 रुपये हमें क्या करने थे, ये 20,000 रुपये डिफरेंट अमाउंट के तौर पे हमें पे करने थे, और वो हम एंट्री के लिए कौन सा पे करते हैं, ये वाली एंट्री से हम पे कर देते हैं, क्या, रियलाइजेशन टू बैंक, यानी कि डिफरेंट अमाउंट। तो इस वाले केस में हम नो एंट्री नहीं बनाते। देखो
केस हमारा क्या था, केस हमारा था कि 1,20,000 रुपये हमें पे करने थे, 1,00,000 रुपये हमारे पास एसिड के फॉर्म में हमने दे दिए, और 20,000 रुपये हमें क्या करना था, 20,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा से पे करने थे। तो 20,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा से पे कैसे किए, इस वाली एंट्री से, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। क्या लिखा है यहाँ पे, डिफरेंस अमाउंट। डिफरेंस अमाउंट कौन सा आया हमारा, 20,000 रुपये। तो सारे लॉजिक के साथ ये भी मैंने आपको समझा दिया कि अगर फुल सेटलमेंट में हम नहीं करते तो एंट्री हम कौन सी करते हैं, एंट्री हम यहाँ पे करके दिखाते हैं, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। और कौन से अमाउंट से, पूरे अमाउंट से नहीं, डिफरेंट अमाउंट से, डिफरेंस अमाउंट से, यानी कि जितना अमाउंट हमें एक्सेस में बैंक से पे करना है, रियलाइजेशन टू बैंक हमारा बन जाता है। अब देखते हैं केस 4। तो अब देखते हैं कि केस 4 के अंदर हमसे क्या बोला गया है। हमसे बोला गया है कि जो आपके क्रेडिटर थे 1,20,000 रुपये थे, इस बार आपने क्रेडिटर को 1,40,000 रुपये की एसेट दे दी। इसका मतलब ये जो 20,000 रुपये का डिफरेंस आया है, 20,000 रुपये आपने क्या दे दिए, एक्स्ट्रा दे दिए। तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, अब देखते हैं। तो केस 4 के अंदर हम जाते हैं। केस 4 यहां पर लिख के, केस 4 के अंदर हम क्यों यह बोला है कि जो आपके क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर है आपके 1,20,000 रुपये, इस बार आपने एसेट कितने की दे दी, 1,40,000 रुपये की। इसका मतलब 20,000 रुपये आपने क्या दे दिए एक्स्ट्रा। कितने देने थे आपको, 1,20,000 देने थे, 1,40,000 की एसेट दे दी, 20,000 रुपये क्या दे दिया आपने, एक्स्ट्रा दे दिए। तो 20,000 रुपये आपको क्या हो जाएंगे, रिटर्न। ये 20,000 रुपये लॉजिकली आपको वापस मिल जाने चाहिए ना, अगर आपने 20,000 रुपये वापस ज़्यादा दिए हैं तो आपको क्या हो जाएंगे, ये 20,000 रुपये रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रिटर्न की एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रेडिटर की एडजस्टमेंट करते हैं, यानी कि क्रेडिटर टू रियलाइजेशन कितना, 1,20,000 और 1,20,000। ठीक है, इसके बाद रियलाइजेशन टू बैंक, अगर हम बैंक की फॉर्म में पैसे को पे करते तो क्या होता, 1,20,000 और 1,20,000 इस तरीके से हम पे कर देते। ठीक है, अब हम यहाँ पे एसेट की करते हैं। एसेट की क्या होती है, रियलाइजेशन टू एसेट। सबसे पहले हम एसेट को ट्रांसफर करते हैं, कितने की, 1,40,000 रुपये की। 1,40,000 हमको यहाँ दिया गया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हाँ, बैंक की फॉर्म में पैसे मंगा लेते हैं, क्या, बैंक टू रियलाइजेशन 1,40,000 और 1,40,000। अब ये जो हमारी एंट्री है ना, इसको मैं दो पार्ट में तोड़ना चाहता हूँ। इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, दो पार्ट में तोड़ना चाहता हूँ। कैसे कैसे, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा बैंक टू रियलाइजेशन, और यहाँ पर भी लिखूंगा बैंक टू रियलाइजेशन। ये 1,40,000 की है, तो यहाँ पर तो मैं लिख दूंगा 1,20,000 और 1,20,000, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 20,000 और 20,000। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, इतनी सी चीज़ की, क्या किया, मैंने यहाँ पर इसको दो पार्ट में तोड़ लिया। दो पार्ट में कैसे तोड़ा, मेरे पास 1,40,000 थी और 1,40,000 थी। 1,40,000 यहाँ पर थी, तो 1,20,000 प्लस 20,000, तो यहाँ पर क्या हो गई, 1,40,000 हो गई बैंक टू रियलाइजेशन। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि कौन सी एंट्री मुझे करनी है। ये दोनों एंट्री मैंने ऊपर कर ली तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पर रियलाइजेशन से रियलाइजेशन कट गया। हाँ, ये रियलाइजेशन कट गया क्योंकि ये भी 1,20 का, ये भी 1,20 का है। ठीक है, बैंक से बैंक कट गया। हाँ, बैंक से बैंक भी कट गया क्योंकि ये भी 1,20 का है, ये भी 1,20 का है। तो कौन सी एंट्री मेरी बची रह गई, मेरी केवल और केवल ये वाली एंट्री बची रह गई। कौन सी एंट्री, ये वाली एंट्री मेरी यहाँ पर बची रह गई। इसका मतलब मुझे लास्ट में क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट, लास्ट में कौन सी एंट्री मुझे करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन। कौन से अमाउंट से, डिफरेंस अमाउंट से। कौन से अमाउंट से, डिफरेंस अमाउंट से। तो ये एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, फुल एंड फाइनल एंट्री हो जाएगी। लेकिन कौन से अमाउंट से, डिफरेंस अमाउंट से। डिफरेंस अमाउंट कौन सा होता है, वो अमाउंट जो कि हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया हो, या फिर वो वाला अमाउंट जो कि हमने कम पे किया हो। जैसे इस केस में कम पे किया था, इस केस में एक्स्ट्रा पे किया है। तो ये हमारी हाँ रियलाइजेशन की एंट्री हो गई। इनको भी मैं बॉक्स में डाल देता हूँ।
ओके, और इसको भी मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इन चारों केसेस में आपको करना क्या है। आप सोचो कि यार इतनी सारी चीज़ हम एग्जाम के अंदर क्या करेंगे। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आपको क्या पता चलेगा, आपको डायरेक्टली ये पता चलेगा कि यार जब क्रेडिटर को सेटल करना है एसेट की फॉर्म में, तो क्रेडिटर के 1,20,000 के थे, एसेट हमने दी 1,00,000 की, लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पे फुल सेटलमेंट हुआ है, तो यहाँ पर हमें कौन सी करनी है, नो एंट्री करनी है। ठीक है, इसके बाद एसेट की क्रेडिटर कितने थे, 1,20,000 के, 1,20,000 रुपए दे दिए, यानी कि फुल सेटलमेंट हमने ऑटोमेटिकली कर दिया। अब क्वेश्चन के अंदर लिख के दिया जाए या नहीं दिया जाए, हमें पता चलेगा कि हमने फुल सेटलमेंट कर दिया। तो फुल सेटलमेंट करते हैं तो कोई भी एंट्री हम नहीं करते। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, क्रेडिटर और एसेट है, तो क्रेडिटर कितने देने थे हमें, 1,20,000 देने थे, एसेट हमें कितने देने थे, 1,00,000 देने थे। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या देना था, क्रेडिटर देना था 1,20,000, हमने एसेट कितना दे दिया, 1,00,000 रुपए दे दिया, यानी कि बीच का डिफरेंस क्या बचा, 20,000 रुपए का डिफरेंस बचा। तो अब हम यहाँ पर कौन सी एंट्री करेंगे, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो डायरेक्टली हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं क्या, रियलाइजेशन टू बैंक, कितने का, 20,000 का। 20,000 की एंट्री हमने क्यों की, क्योंकि 20,000 का हमारे पास डिफरेंस बचा हुआ था। अगर हम यहाँ पर भी जाके देखेंगे तो क्या है, रियलाइजेशन टू बैंक। ये चीज़ आपको कैसे याद होगी, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको अपने आप क्लिक होने लगेगा, अच्छा ये वाली एंट्री करनी है क्या, अच्छा ये डिफरेंस अमाउंट से करना है क्या। यहाँ देखो क्रेडिटर कितने थे, 1,20,000 के, हमने पे कितना कर दिया, 1,40,000, यानी कि 20,000 हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया। तो अब ये पैसे हमें वापस मिलने चाहिए, तो वापस मिलेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने से, 20,000 से। तो हमें क्या पता चल गया कि 20,000 से हमने यहाँ पर पेमेंट कर दी। तो कितना आसान है ये एंट्रीज करना, इतनी सारी खिचबिच में आपको सिर्फ वो लॉजिक समझाने के लिए था कि ये एंट्री बनी क्यों। अगर आपको डायरेक्टली ये वाली एंट्रीज करनी है तो एग्जाम के अंदर तो यही करनी पड़ेगी, जब भी आपका क्या बचेगा, टाइम बचेगा। यहाँ पर नो एंट्री, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, दोबारा से नो एंट्री, यहाँ पर ये वाली एंट्री आ जाएगी, और यहाँ पर ये वाली एंट्री आपकी आ जाएगी। ये हो गई केस 1 की एंट्री, ये हो गई केस 2 की एंट्री, ये हो गई केस 3 की एंट्री, और ये हो गई आपकी केस 4 की एंट्री। इस तरीके से हम कौन सी कर सकते हैं, ये चारों एंट्री कर सकते हैं। किस केस में, अगर हमारे क्रेडिटर को हमने पैसा ना देके एसेट दी हो तो। ठीक है, अब और कुछ जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होता है, देखो सपोज ये हमारी फर्म है, इस फर्म को जब डिसॉल्व होना पड़ता है ना, तो डिसॉल्व होने में ना बहुत सारे लोगों की हेल्प लगती है, बहुत सारी चीज़ों की हेल्प लगती है डिसॉल्व होने में, यानी कि सारी की सारी एसेट सेल करने में, लाइबिलिटी सेल करने में बहुत सारे पैसों की क्या लगती है, आपको ज़रूरत लगती है, बहुत सारी चीज़ों के वो लगते हैं। तो आपके उसमें बहुत सारा एक्सपेंडिचर हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है। उस एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर। तो ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर है, इसकी एंट्री हम कैसे करते हैं, भाई है तो ये भी एक एक्सपेंडिचर ही ना, तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, वो चीज़ हमें इसके अंदर देखनी है। तो ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर है, इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, वो चीज़ हमें देखनी है। सबसे पहले ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर है, ये पेमेंट किसने की है, इसकी फर्म ने, यानी कि ये जो हमारी फर्म है इसने इसकी क्या करी है, पेमेंट की है। फर्म ने क्या की है, पेमेंट की है। पेमेंट किसने की है, फर्म ने इस वाले रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर की पेमेंट की है। तो हम क्या लिख देंगे, सिंपल लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये क्या कर दिया, हमने पेमेंट कर दी, बैंक क्या कर दिया, हमने क्रेडिट कर दिया। हमारी एसेट है, कम होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और रियलाइजेशन को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये एक तरह का हमारा लॉस हो गया। जो हमारे पास पैसे थे, हमने अगर एक्सपेंस कर दिया तो एक तरह का हम क्या कर सकते हैं, लॉस ट्रीट कर सकते हैं उसको। तो रियलाइजेशन टू क्या हो गया, बैंक अकाउंट हो गया। किस फॉर्म में, अगर हमारी पेमेंट किसने की है, फर्म ने पेमेंट की है तो। ठीक है, पेड बाय पार्टनर, अगर हमारे पार्टनर में से किसी ने पेमेंट की है, किसने, अगर हमारे किसी एक पार्टनर ने पेमेंट की है, क्या की है, पार्टनर ने पेमेंट की है, लेकिन ये जो पार्टनर है इतने अच्छे नहीं है, ये इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि यार फर्म देखो, तुम्हें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी है, हम कर देते हैं। क्या कह रहे हैं ये, हम पे कर देते हैं, लेकिन बाद में ये वाला पैसा हमको वापस दे देना, ये जो पैसा है ये हमको वापस दे देना। ठीक है, तो हम इस वाले पैसे को उन्हें कैसे वापस देंगे, देखो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट टू
बैंक अकाउंट। किस केस में कर रहे थे हम ये, जब हमने फर्म ने इसको पैसे को पे किया था, किसको, फर्म ने इसको पैसे को पे किया था, लेकिन इस बार पैसा पे किसने किया है, पार्टनर्स ने किया है। लेकिन हमें ये पैसा किसे देना है, पार्टनर्स को देना है। इसका मतलब हम उनकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये वाला पैसा डाल देंगे। किस में डाल देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हम क्या करते थे, बैंक यहाँ पे डालते थे जब फर्म पेमेंट करती थी, पार्टनर पेमेंट करेंगे तो हम यहाँ क्या कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डाल देंगे। किसकी जगह, बैंक की जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पर डाल देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारी ये हो गई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, पेड बाय फर्म बियर बाय पार्टनर। अब ये क्या है, देखो फर्म कह रही है कि मैंने पेमेंट कर दी, यानी कि मैंने ये वाले जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे ये पेड कर दिए। लेकिन पार्टनर कह रहा है, अरे यार फर्म, मुझे तो तरस आ रहा है तुम्हारे ऊपर, यार इतना सारा पैसा तुम कैसे पे करोगे, एक काम करो, ये जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे ना, ये मैं बियर कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपनी जेब से तुम्हें पैसे दे दे रहा हूँ। यहाँ पे हुआ क्या है, फिर से समझो, फर्म बोल रही है कि यार जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे ना वो मैंने पेड कर दिए। फर्म क्या बोल रही है कि जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे वो सारे मैंने पेड कर दिए। अब पार्टनर्स को फर्म के ऊपर आ गई तरस। पार्टनर ने बोला, यार बेचारी फर्म, यार एक तो बंद हो रही है, ऊपर से एक्सपेंसेस पे करने पड़ रहे हैं। तो पार्टनर बोल रहे हैं कि यार ये जो एक्सपेंसेस है ना, ये क्या कर देंगे, हम पे कर देंगे तुम्हारी जगह। फर्म से बोल रहे हैं कि फर्म, तुम्हारे जो एक्सपेंसेस पे किए हैं ना, सपोज तुमने 10,000 के एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो हम तुम्हें 10,000 रुपये दे रहे हैं। ये फर्म बोल रही है, तुम 10,000 रुपये कहाँ से दोगे, ये कह रहे हैं हम अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से तुम्हें 10,000 रुपये दे देंगे। यानी कि एक्चुअल में जो एक्सपेंडिचर है वो किसने पे किया है, एक्चुअल में फर्म ने पे किया है एक्सपेंडिचर। फर्म पेड एक्सपेंडिचर, एक्चुअल में फर्म ने एक्सपेंडिचर पे किया है, लेकिन ये जो पार्टनर है इन्होंने बियर किया है। इन्होंने क्या किया है, बियर किया है। बियर यानी कि इन्होंने अपनी जेब में से वो पैसे किसको दे दिए, लास्ट में फर्म को अपनी जेब में से वो पैसे दे दिए। यानी कि पेड बाय फर्म, यहाँ लिखा है पेड बाय फर्म, पे किसने किया है, फर्म ने, लेकिन बियर बाय पार्टनर, बियर किसने किया है, पार्टनर ने। फर्म ने पे तो कर दिया, लेकिन फर्म को बाद में पार्टनर्स के थ्रू उतना ही पैसा मिल गया। फर्म ने अगर 10,000 रुपये की पेमेंट करती तो 10,000 रुपये यहाँ पर पार्टनर्स ने वापस से किसको दे दिए, फर्म को दे दिए। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम कैसे करते हैं, देखते हैं। इस केस में हमारे पास क्या हुआ है, इस केस में हमारे पास हुआ है, वन सेक, ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या हुआ है, इस केस में हमने बोला कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे उसकी पेमेंट हमने कर दी, क्या कर दी, बैंक से पेमेंट कर दी। क्या करती, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट हमने बैंक से कर दी। लेकिन वो वाले जो एक्सपेंडिचर है वो किसने बियर कर लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ने वो बियर कर लिया। तो किस फॉर्म में, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की फॉर्म में। तो हमने क्या बोला कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारी एंट्री, यहाँ पर हमारी एंट्री क्या आ जानी चाहिए, यहाँ पर हमारी एंट्री आ जानी चाहिए, ये वाली एंट्री हमारी हो जाएगी। रियलाइजेशन से रियलाइजेशन अगर हमारा कट जाता है यहाँ पर, तो हमारा कौन सा बचेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर क्या बचा, टू बैंक, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक। तो एट द एंड हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक। ये किस केस में हो जाएगी, जब पेमेंट तो किसने की है, फर्म ने, पेमेंट किसने की है, फर्म ने, लेकिन बियर किसने किया है, पार्टनर्स ने। पेमेंट किसने की है, फर्म ने, लेकिन बियर किसने किया है, पार्टनर्स ने। तो हम डायरेक्टली कौन सी एंट्री कर सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास आता है पेड बाय पार्टनर बियर बाय पार्टनर। यानी कि ये जो पेमेंट है ना, हमारे पास जो पार्टनर्स हैं उन्होंने बोला कि यार ये जो पैसे हैं हमने पेड कर दिए। इन्होंने बोला ये जो पैसे हैं हमने क्या कर दिए, पेड कर दिए, यानी कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है हमने पेड कर दिए यहाँ पर। और ये फर्म से बोल रहे हैं कि फर्म, तुम हमें ये जो पैसे हैं ना, ये जो पैसे हैं, ये वाले पैसे तुम हमको मत देना, ये वाले पैसे हमको मत देना। तो हम किसकी बुक्स में बैठे हुए हैं, हम तो फर्म की बुक्स में बैठे हुए हैं। अगर हम फर्म की बुक्स में देखें तो क्या हमारा कैश कम हुआ, क्या हमने पेमेंट की, नहीं की। हमारे जो एक्सपेंसेस थे किसने पे कर दिए, पार्टनर्स ने पे कर दिए। तो हमारे अगर बुक्स में आप देखोगे तो हमारी बुक्स में तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आया। हमने ना तो पैसे की पार्टनर्स को दिए, ना ही हमारा एक्सपेंस हुआ। तो यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, नो एंट्री आ जाएगी। आप देखो ना तो हमारा एक्सपेंस हुआ,
भाई हम बोल रहे हैं हम एंट्री करने को तैयार है, तुम बताओ तो किस चीज़ की करनी है। इन्होंने बोला एक्सपेंस की कर दो, हमने बोला हमारा तो एक्सपेंस हुआ ही नहीं, पार्टनर्स ने पेमेंट किया ना। इन्होंने बोला हाँ, तो तुम पार्टनर्स को पैसा दोगे, उसकी एंट्री कर दो। हमने बोला यार पार्टनर्स ने भी मना कर दिया पैसा लेने से, तो अब हम किस चीज़ की एंट्री करें, कुछ एंट्री के लिए बचा ही नहीं। इसका मतलब अगर कभी भी क्या करते हैं, पार्टनर्स पेड करते हैं और बियर भी कौन करता है, पार्टनर करते हैं, तो हम उस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं करते। ये हमने किसकी बात करी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की हमने बात की, ठीक है। अब रेमुनरेशन टू पार्टनर फॉर डिसोल्यूशन वर्क, देखो कभी कभी क्या होता है ना, ये जो फर्म है ये डिसॉल्व हो रही है, ये डिसॉल्व हो रही है ना, तो इसको बहुत सारा काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है फर्म के अंदर। लास्ट के टाइम में ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि भाई फर्म डिसॉल्व हो रही है तो बहुत ज़्यादा काम तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो काम होता है कभी कभी ये पार्टनर्स कर देते हैं। कौन कर देते हैं, पार्टनर्स कर देते हैं। तो उस केस में हम पार्टनर्स को क्या देते हैं, पार्टनर्स को सैलरी देते हैं। भाई पार्टनर बोलेंगे यार हम एक्स्ट्रा काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा काम करने के हमें थोड़े से पैसे तो हम बोलते हैं ठीक है पैसे ले लेना, सैलरी ले लेना। और सैलरी को ही हम क्या बोलते हैं, सैलरी को ही हम रेमुनरेशन बोलते हैं। तो रेमुनरेशन का दूसरा नाम आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, रेमुनरेशन। जो अंग्रेजों की इंग्लिश होती है, अंग्रेज उसको क्या बोलते हैं, सैलरी को बोलते हैं रेमुनरेशन। हम देशी भाषा में क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, रेमुनरेशन बोलते हैं। तो रेमुनरेशन क्या होती है, एक तरह से हमारी सैलरी ही होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर हमने पार्टनर्स को क्या दिए, सैलरी दी है, तो उसकी हम कैसे एंट्रीज करते हैं। उस केस में हम, अरे भाई क्या क्या हो गया, ओके हमने क्या किया है, पार्टनर्स को क्या दिए, सैलरी दी है। अगर हम किसी और को सैलरी देते तो हम क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन टू बैंक। वो क्या हो जाता, हमारा एक्सपेंस हो जाता, तो हम क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन टू बैंक। जैसे कि हमने जब रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस दिए थे, रियलाइजेशन टू बैंक, तो हम क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन टू बैंक बोलते। इसी तरीके से रेमुनरेशन अगर किसी थर्ड पार्टी को देते, किसको देते, थर्ड पार्टी, तो हम क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन टू बैंक। लेकिन हमने यहाँ पर दिए किसे हैं, हमने यहाँ पर दिए पार्टनर को, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारी कौन सी क्या एंट्री हो जाएगी, फुल एंड फाइनल हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पर, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हमने रेमुनरेशन किसको दिया है, पार्टनर को दिया है। थर्ड पार्टी को देते तो रियलाइजेशन टू बैंक, लेकिन हमने दिया किसे, पार्टनर को दिया है, ठीक है। तो ये हमारी फुल एंड फाइनल एंट्री हो गई। इसके बाद रियलाइजेशन ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट। देखो हमारी फर्म के अंदर ना जो एसेट थी वो थी 1 लाख रुपए की, ठीक है। लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई थी, क्या पड़ी हुई थी, इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई थी। उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई थी लेकिन उसके बारे में हमें पता ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 10,000 रुपए की या फिर 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। तो हमारे पास क्या हो गया, हमने बोला कि हमारी जो एसेट रिकॉर्ड नहीं थी, हमारी जो एसेट रिकॉर्ड नहीं थी, अब हमारे पास वो क्या हो गई, रिकॉर्ड हो गई। तो इसकी एंट्री हम क्या करते हैं, इसकी एंट्री भी हम सिंपल सी करते हैं। जितना भी पैसा हमारे पास आएगा उसे हम डाल देंगे बैंक अकाउंट में, टू किस में डाल देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ये किस केस में प्रॉफिट होगा, जब हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड एसेट आ जाएगी। अनरिकॉर्डेड एसेट कौन सी, ये वाली। अनरिकॉर्डेड एसेट कौन सी, ये वाली। कब आ जाएगी ये वाली एसेट, जब हमें पता ही नहीं होगा। हमारे पास एसेट तो थी, जैसे मेरी जेब में पैसे थे, अब मेरी जेब में पैसे अचानक से आ गए, ये तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास पहले से पैसे थे, ये जो मेरे पैसे थे बस मुझे इसके बारे में पता नहीं था। तो हमें यहाँ पे क्या था, हमारे पास एसेट तो थी लेकिन हमें इस एसेट के बारे में पता नहीं था। अब हमें पता चल गया तो हमने क्या बोला, बैंक टू रियलाइजेशन। अब ऐसा नहीं है हमें हमारे साथ प्रॉफिट ही होगा, हमारी फर्म को क्या हो सकती है, लायबिलिटी भी हो सकती है। सपोज हमारी लायबिलिटी थी 1 लाख रुपए की, हमने बोला कि यार एक्स्ट्रा लायबिलिटी आ गई। कुछ हमने उधार पैसे लिए थे, उधार मान लिया था क्रेडिटर से, लेकिन वो चीज़ हमने लिख के ही नहीं रखी। क्रेडिटर कितने थे, 5,000 रुपए के। तो इस केस में हमारे पास क्या हो गई, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम कैसे समझाते हैं, ऊपर वाली एंट्री का रिवर्स करके। ऊपर वाली एंट्री हमने कौन सी की थी, बैंक टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये कौन सी एंट्री हो गई, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। कभी कभी क्या होता है ना, ये फर्म है, ये पार्टनर है, तो ये पार्टनर क्या दे देता है, फर्म को लोन दे देता है।
अब अगर ये लोन देगा तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। अगर इससे हमें कभी भी लोन लिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट टू, अगर हमें किसी को भी पेमेंट करनी पड़ती तो क्या को बोलते, टू बैंक अकाउंट, लेकिन हम पार्टनर्स को पेमेंट करनी है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस केस में क्या आ गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारी एंट्री आ गई। ठीक है, अब रियलाइजेशन ऑफ लोन टू पार्टनर। अब ऐसा नहीं होगा, ये जो हमारी फर्म है इसके पास अगर एक्सेस पैसा होगा तो ये भी क्या कर सकती है, पार्टनर को क्या दे सकती है, लोन दे सकती है। पार्टनर को अगर ये लोन देगी तो पार्टनर इसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो इस केस में हमारी एंट्री क्या होगी, इस केस में हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि पैसा आएगा तो बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, टू लोन टू पार्टनर। इस केस में हमने क्या लिखा था, लोन बाय पार्टनर या लोन फ्रॉम पार्टनर, और इस केस में हमने लिखा है लोन टू पार्टनर। लोन टू पार्टनर क्यों लिखा है, क्योंकि हमने पार्टनर को लोन दिया हुआ था। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बैंक टू लोन टू पार्टनर। कब, जब ये पार्टनर क्या करेगा, पैसे रिटर्न करेगा। इस केस में जब हम इसको रिटर्न करेंगे तो ये वाली एंट्री करेंगे, और जब हमें पैसे रिटर्न आएंगे तो ये वाली एंट्री करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना, दोनों एंट्री क्या है, एक दूसरे की रिवर्स है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सपोज ये आपकी बैलेंस शीट है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास कुछ जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व क्या होता है, पास्ट ईयर का प्रॉफिट, पास्ट ईयर का प्रॉफिट। जनरल रिजर्व क्या होता है, पास्ट ईयर का प्रॉफिट होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास कुछ जनरल रिजर्व है, यानी कि पास्ट ईयर का प्रॉफिट है। तो पास्ट ईयर का प्रॉफिट हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट among the partners। पार्टनर्स में क्या कर देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे करते हैं हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व क्या होता है, ये जो हमारा पास्ट ईयर प्रॉफिट होता है ना, इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे पास्ट ईयर प्रॉफिट तो कितना अजीब लगेगा। तो हमने क्या दे दिया, इसका एक नया नाम दे दिया, क्या, जनरल रिजर्व। कुछ नहीं होता जनरल रिजर्व, सिर्फ पास्ट ईयर का प्रॉफिट होता है। तो जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या कर देंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में हम ये वाला पैसा डाल देंगे जो पास्ट ईयर का प्रॉफिट है। भाई पास्ट ईयर का प्रॉफिट भी तो पार्टनर्स का ही है ना एट द एंड, तो वो पैसा भी हम किसको दे देंगे, जनरल रिजर्व की फॉर्म में पार्टनर्स कैपिटल को दे देंगे। फिक्शन एसेट जैसे कि गुडविल है, सपोज हमारे पास ये बैलेंस शीट है और इस बैलेंस शीट में हमारे पास यहाँ पर पड़ी हुई है गुडविल। GW का मतलब समझते हो ना, गुडविल। यहाँ पर हमारे पास पड़ी हुई है गुडविल, तो हम क्या करेंगे, गुडविल को चार्ज कर लेंगे, किससे, चार्ज फ्रॉम पार्टनर। क्या कर लेंगे, चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स, पार्टनर से क्या कर लेंगे, चार्ज कर लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने पार्टनर्स को दिया है तो पार्टनर्स को कैपिटल को क्रेडिट किया है। पार्टनर्स से अगर हम लेंगे तो पार्टनर के कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमने इस केस में क्या किया है, अगर हमारे पास गुडविल वगैरह जैसी कोई फिक्शन एसेट है तो हम पार्टनर्स से चार्ज कर लेंगे। ठीक है, अब देखो सपोज हमारी एसेट थी 1,00,000 की, हमने उसको एसेट को सेल कर दिया, क्या कर दिया, सेल कर दिया 1,20,000 का। तो 20,000 रुपये का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब इस प्रॉफिट को हमें क्या करना है, पार्टनर्स को बांटना है। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है प्रॉफिट ही होगा, ऐसा भी हो सकता है लॉस हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन प्रॉफिट। इसको हम क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन प्रॉफिट। तो अब अगर हमको प्रॉफिट होगा तो हम उसको कैसे बांटेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी आपके पार्टनर हैं, A, B, जो भी आपके पार्टनर हैं उसको आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद अगर लॉस होता है तो आप क्या लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से भी आपके पार्टनर है, A, B, इस बार आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। अगर आपको प्रॉफिट होता है, क्या होता है आपको, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या करना है आपको,
इस तरीके से यहाँ पर लिख देना है। प्रॉफिट होता है तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट करना है, और लॉस होता है तो आपको पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, अब लास्ट में हम क्या करेंगे, जो कैपिटल की पेमेंट है हम वो कर देंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर आप यहाँ पर देखोगे हमारे पास बैलेंस शीट होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसेट को सेल करते हैं, एसेट को सेल हमने कर दिया, लाइबिलिटी की पेमेंट करते हैं, लाइबिलिटी की पेमेंट भी कर दी, उसके बाद बचा हुआ जो पैसा है वो कैपिटल की फॉर्म में किसको दे देते हैं, पार्टनर्स को दे देते हैं। ठीक है, तो अगर हम पार्टनर्स को पैसा देंगे तो हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल जो जो उनसे भी आपके हैं, सपोज ए है, बी है, सी है, उनको यहां लिखोगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इसके बाद सपोज ये तो कौन सी एंट्री हो गई, हमारी प्रॉफिट की एंट्री हो गई, ये कौन सी एंट्री हो गई, हमारी प्रॉफिट की एंट्री हो गई। ऐसा भी तो हो सकता है प्रॉफिट की, यानी कि हमारे पास पैसा बच गया, ऐसा भी तो हो सकता है हमारी जो एसेट थी वो थी 1 लाख रुपए की। चलो मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ, हमारी जो एसेट थी वो थी 1 लाख रुपए की, और जो हमारी लाइबिलिटी थी वो थी 80,000 रुपीज़ की, यानी कि 20,000 रुपये क्या था, 20,000 रुपये हम कैपिटल की फॉर्म में पार्टनर्स को दे सकते थे, 20,000 रुपये हम क्या कर सकते थे, कैपिटल की फॉर्म में पार्टनर्स को दे सकते थे। ठीक है, अब अगर हमारे पास हमारी जो एसेट है वो कितने की थी, 1 लाख रुपए की, और हमारी जो लाइबिलिटी है वो कितने की थी, 1,20,000 रुपये की, इसका मतलब हमारे पास 1 लाख रुपए है देने के लिए, देने कितने हैं, 1,20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये क्या हो गए, माइनस में हो गए, यानी कि हमारी जो कैपिटल है वो हमें 20,000 रुपये माइनस में दिखाई दे रही है। इसका मतलब इतना पैसा हमें पार्टनर्स से क्या करना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा। इसका मतलब इतना पैसा हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स से मंगाना पड़ेगा। ये वाली कौन सा हो गया, ये वाला हो गया कि हमारे पास पैसा बच गया, हिंदी में मैं लिख देता हूँ, पैसा लेफ्ट, हमारे पास पैसा क्या हो गया, बच गया। अगर हमारे पास पैसा कम पड़ गया, हमारे पास पैसा क्या हो गया, अगर हमारे पास पैसा कम पड़ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी कैपिटल क्या आ जाएगी, लेस में आ जाएगी, और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस केस में पार्टनर से पैसा मंगाना पड़ेगा, यानी कि बैंक अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिनसे भी आपके पार्टनर है वो। इसका मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, पार्टनर को लॉस हो जाएगा। ये कौन सा केस हो गया, लॉस का हो गया। ये तो हो गया था आपका प्रॉफिट का, ये हो गया था आपका लॉस का, यानी कि इस केस में आपको पैसे नहीं बच रहे। ठीक है, अगर कोई भी आपका लॉस का केस होगा, ये मैंने, अगर आपका कोई भी लॉस का केस होगा, हाँ क्लिप, यस ठीक है, अगर आपका कोई भी लॉस का केस होगा तो वहां पर आपको लिखा मिलेगा डेबिट बैलेंस। आपको कौन सा बैलेंस लिखा मिलेगा, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, अगर ये आपका क्या है, लॉस का केस है, यानी कि इस केस में आपके पास कोई भी पैसा नहीं बचा। और अगर कहीं पे लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब आपके पास पैसा बचा हुआ है, आप क्या कर सकते हो, उस पैसे को अपने पार्टनर्स में बांट सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं बचेगा, यानी कि आपके पास क्या लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, पैसा नहीं बचा, तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, यानी कि पार्टनर से आपको पैसा मंगाना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस, यानी कि पैसा बचा हुआ है, पैसा लेफ्ट है, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है, आप पार्टनर्स में पैसा क्या कर सकते हो, बांट सकते हो। पार्टनर्स में अगर पैसा आप बांटोगे तो उस केस में आप क्या करोगे, पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करोगे। अगर पार्टनर से पैसा लोगे तो उस केस में क्या करोगे, पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करके आप दिखा दोगे। तो यहाँ पर आपकी सारी की सारी जनरल एंट्रीज खत्म हो जाती है। जैसा कि मैंने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि ये जो जनरल एंट्रीज है, आपको ऐसा लग सकता है कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा, ये जनरल एंट्री इतनी सारी मैं कैसे याद करूंगा। तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना, क्वेश्चंस को जब आप बार 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 सोल्व करते चले जाओगे तो आपको सारी की सारी जनरल एंट्रीज आती अपने आप चली जाएगी। इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से आपको ये याद हो जाएगी, अपने आप से एक एक एंट्री का आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। तो ये वाली वीडियो जो है एक बार चाहे तो दोबारा देख लो, एक बार सारी की सारी जनरल एंट्री खुद से करके देख लेना। ये वाली जो पीडीएफ है ये आप टेलीग्राम पे जाके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको सारे के सारे ये भी जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो एक बार खुद से सारी जनरल एंट्री करके देखना, उसके बाद सारे के सारे अगर आप क्वेश्चंस सारे कर लोगे, जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, जो भी आपकी फ्यूचर में वीडियोस आएगी क्वेश्चंस रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस कर लेना, तो ये जनरल एंट्री आपको खुद से याद हो जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है वो भी हम बना के देख लेते हैं।
तो मैंने यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट आपका एक फॉर्मेट बना के रख लिया है जो नॉर्मल अकाउंट का फॉर्मेट होता है। अब हम ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाते क्यों है ये समझ लेते हैं पहले। देखो, हम अगर एसेट को सेल करेंगे और जो हमारी लायबिलिटीज हैं उनको पे ऑफ करेंगे, उनकी क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो हमें क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। सिंपल। या तो हम एसेट हमारी क्या हो जाएगी, एसेट की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी तो प्रॉफिट हो जाएगा, लाइबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी तो हमारे पास लॉस हो जाएगा। या तो प्रॉफिट होगा हमारे पास या फिर लॉस होगा। तो ये प्रॉफिट और लॉस हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो इस प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। इस प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने के लिए हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि रियलाइजेशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं। अब देखते हैं कि हम बनाते कैसे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है जैसा आपको जनरल एंट्रीज में बहुत ज़्यादा हार्ड लगी होंगी, वो ये वाला इतना आसान नहीं है, इतना हार्ड नहीं है, सॉरी। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर एसेट को ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले रियलाइजेशन टू एसेट, तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं रियलाइजेशन टू एसेट। क्या लिखते हैं, रियलाइजेशन टू एसेट। इसके बाद लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, तो क्या लिखते हैं, बाय लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन। तो ये हमने सिंपल सी यहाँ पर लिख दिया, टू एसेट और बाय रियलाइजेशन यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब हम एसेट को सेल करेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक। जो हमने जनरल एंट्रीज किया है ना, बस वो मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाय बैंक टू रियलाइजेशन जब हम क्या करते हैं, एसेट को सेल करते हैं, तो ये हमने क्या किया है, एसेट को सेल किया है। ठीक है, इसके बाद जब हम लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं तो क्या लिखते हैं, रियलाइजेशन टू बैंक। तो यहाँ पर क्या कर लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, लाइबिलिटीज को पे किया है, लाइबिलिटीज को हमने क्या किया है, पेमेंट किया लाइबिलिटीज की। ठीक है, इसके बाद अब क्या होता है, कभी कभी हमारी जो एसेट होती है उसे हम हमारे पार्टनर्स ले जाते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या हुआ, एसेट टेक ओवर बाय पार्टनर। एसेट किसने टेक ओवर कर ली, पार्टनर ने। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लिखते हैं किस केस में, लाइबिलिटीज पे बाय पार्टनर। सिंपल हो गया। तो हमने क्या क्या बोला, हमने बोला कि अगर हमारी एसेट जो ट्रांसफर होके आएगी, जो हमारी एसेट क्या आएगी, ट्रांसफर होकर आएगी, उसको हम यहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी ट्रांसफर होकर आएगी, इसको यहाँ लिखेंगे। एसेट सेल करेंगे उसको यहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे उसको यहाँ लिखेंगे। एसेट को पार्टनर ले लेगा तो पार्टनर की कैपिटल यहाँ लिख देंगे, और अगर एसेट को कौन ले लेगा, लाइबिलिटी को पार्टनर पे कर देगा तो लाइबिलिटी को पे करने के लिए पार्टनर की कैपिटल हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट थी, उससे हमें क्या मिल गया, पैसा मिल गया, तो हम क्या लिख देंगे, बाय बैंक अकाउंट। ये क्या हो गया, अनरिकॉर्डेड एसेट। और अगर हमारी कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, अगर हमारी कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी तो उसको हम क्या कर लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट। यहां पर क्या आ जाएगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का केस हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हमें पैसे पे करने हैं रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस की फॉर्म में तो हम क्या लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बैंक अकाउंट लिख दिया। इसके बाद ये कौन से है, ये हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये किससे पेड किए, पेड बाय फर्म। अगर हमारे इसी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पार्टनर पे कर देता तो हम यहाँ लिख देते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट की जगह कैपिटल अकाउंट लिख देते। ये कौन से, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। ये किसने किया है,
पार्टनर ने पेड किया है। तो सिंपल, यहाँ तक अभी आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको टोटल कर देंगे। तो टोटल कर देंगे तो यहाँ पर कुछ अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पर कुछ अमाउंट आ जाएगा। सपोज हमारी जो बैलेंसिंग फिगर है यहाँ पर बच जाती है, या फिर हमारी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर बच जाएगी। अगर यहाँ पर बच जाती है तो वो क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर यहाँ पर बच जाती है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर बच जाती है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट के केस में हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी आपके पार्टनर है ए और बी। इसके बाद यहाँ पर क्या कर दोगे आप, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर से चार्ज कर लोगे जो भी आपके पार्टनर है ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका लॉस का केस यहाँ पर आ जाएगा और प्रॉफिट का केस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना ज़्यादा सिंपल है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना एज कंपेयर टू जनरल एंट्रीज। फिर से मैं एक बार पूरा रिवीज आपको करा देता हूँ। सबसे पहले हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोला, एसेट हम यहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटीज हम यहाँ पे लिखेंगे। एसेट सेल होगी यहाँ पे लिख देंगे, लाइबिलिटीज पेमेंट करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। एसेट अगर पार्टनर ने ले ली तो पार्टनर का कैपिटल यहाँ लिख देंगे, लाइबिलिटी अगर पार्टनर ने पे कर दी तो पार्टनर के कैपिटल यहाँ लिख देंगे, इधर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अनरिकॉर्डेड कोई एसेट है तो हम बैंक यहाँ पे लिख देंगे। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमने पेमेंट किया तो हम बैंक यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अगर हमारे पास जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं हमारी फर्म ने पे किए हैं तो यहाँ पर बैंक अकाउंट लिख देंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारे पार्टनर ने पे किए हैं तो यहाँ पर हम पार्टनर्स का कैपिटल लिख देंगे। हमें या तो यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा या फिर इधर लॉस हो जाएगा। अगर हमारे पास लॉस हो जाता है तो हम क्या कर देंगे, ए और बी में बांट देंगे। प्रॉफिट हो जाता है तो भी हम ए और बी में बांट देंगे। टू पार्टनर्स अकाउंट, तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है ये पूरा फिनिश हो जाता है। इसके सारे बेसिक्स हमने यहाँ पर कवर कर लिए। इसके अलावा कुछ भी इसके अंदर बेसिक्स नहीं है। सबसे पहले हमने देख लिया डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है। उसके बाद हमने देख लिया जनरल एंट्रीज हम कैसे करते हैं इसके अंदर। उसके बाद हमने देख लिया कि रियलाइजेशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। अब इसके आपके क्वेश्चंस रह जाते हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब भी आपको जनरल एंट्रीज समझ में आएगी, जब भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट समझ में आएगा, और जब आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो आप सोचोगे कि यार ये तो मुझे पहले मैं सोच रहा था कितना ज़्यादा हार्ड है और अब मैं सोच रहा हूँ यार ये तो अपने आप से मेरे से हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली होगी। तो फटाफट जाओ ये वाली पूरी चीज़ रिवाइज कर लेना। उसके बाद पहले क्वेश्चंस देखना कि क्वेश्चंस कैसे कैसे कराए हैं मैंने। उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को खुद से करके देखना। सारी चीज़ें आपको ये भी क्वेश्चंस भी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप सारी चीज़ें डाउनलोड कर लेना। लिखने में टाइम वेस्ट मत करना, ये सारी चीज़ें आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी टेलीग्राम से। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चंस खुद करके देखना। कहीं अटकोगे तो दोबारा वीडियो लगाना, दोबारा से क्वेश्चन करके देखना। उसके बाद जब वो क्वेश्चन पूरी तरीके से हो जाएगा अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करना। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो जनरल एंट्री भी और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए, थैंक यू।